So I hope we have started the class. Dear students, assalamu alaikum to each and everyone. लास्ट क्लास में बेटा हमने मोलैरिटी को डिटेल में डिस्कस किया था. आज हम कंसंट्रेशन टर्म नंबर सेकंड डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज मोलैलिटी. ध्यान से समझना बेटा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मोलैलिटी. अब ध्यान से देखिएगा बेटा, व्हाट इज दिस मोलैलिटी ऑल अबाउट? व्हाट इज दिस मोलैलिटी ऑल अबाउट? दिस मोलैलिटी, याद रखिएगा बेटा, दिस मोलैलिटी इज ए कंसंट्रेशन टर्म एंड इट्स डिनोटेड बाय स्मॉल एम. ठीक है बेटा, इसको हम बेटा स्मॉल एम से डिनोट करते हैं. अब मोलैलिटी को हम डिफाइन करते हैं हमारे सॉल्यूशन के 1 लीटर में, या मैं ऐसा कहूंगा हमारे सॉल्वेंट के 1 केजी में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे सॉल्यूट के. फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर मैं बेटा एक बाइनरी सॉल्यूशन ले रहा हूं, ध्यान से समझना, मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट्स है. एक कंपोनेंट हमारा कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट मान के चलिए कंपोनेंट बी है. मैं अज्यूम करता हूं कंपोनेंट ए हमारा सॉल्वेंट है और हमारा जो कंपोनेंट बी है इसको बेटा मैं सोल्यूट मान के चल रहा हूं. ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट इस सॉल्यूशन में let W of A be the mass of the solvent. Then बेटा आपका W of B ये होगा ना बेटा mass of the solute. Again बेटा अगर मैं M of B को मान के चल रहा हूं molar mass of the solvent, then जो आपका M of B होगा this will be the molar mass of solute. Again बेटा मैं assume करता हूं N of A be the number of moles of solvent, then आपका NB that will be the number of moles of solute. अब मुझे डिफाइन क्या करना है? मुझे डिफाइन करना है बेटा मोलैलिटी को. मोलैलिटी इज डिफाइंड एज अ कंसंट्रेशन टर्म जो हमें डिटरमाइन करता है, जिससे हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, एंड इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. ध्यान से समझना, आर यू गेटिंग मी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. इस सोल्यूट के बेटा कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे बट सॉल्वेंट के 1 केजी में. यहां सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है, यहां हम बेटा सोल्यूट के मोल्स को कंपेयर करते हैं विद द मास ऑफ द सॉल्वेंट. सो कैन आई से लाइक दिस बेटा, जो हमारा मोलैलिटी होगा, दिस मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो मैंने बेटा NF से डिनोट करा. हम इसको डिवाइड करते हैं बेटा विद W ऑफ A. व्हाट इज W ऑफ A? दिस इज द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजीज. ठीक है बेटा. देन बेटा अगर मैं इसी सॉल्वेंट के मास को ग्राम्स में लेता हूं, आई विल बी मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन विद 1000. दैट इज NB मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स. ठीक है बेटा, इसको मल्टीपल करिएगा 1000 से, ये हमारे मोलैलिटी का एक्सप्रेशन बनता है. अब देखिएगा बेटा, जनरली न्यूमेरिकल्स में आपको सोल्यूट के मोल्स नहीं दिए गए होंगे. आप क्या करोगे? आप वेटिंग ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो ना बेटा. फ्रॉम द नॉलेज ऑफ मोल कॉन्सेप्ट हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेटिंग ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इस इक्वेशन में मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं ना बेटा? NB को वेट इन ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट. हमारी इक्वेशन में सॉल्वेंट का मास ग्राम्स में दिया गया है, डिनोटेड बाय W ऑफ A. इसको मल्टीपल करिएगा 1000 से. दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोलैलिटी. दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोलैलिटी. तो शॉर्ट में याद रखिएगा बेटा, अगर मेरे पास सॉल्वेंट का 1 केजी है, उस सॉल्वेंट के 1 केजी में सोल्यूट के बेटा कितने मोल्स होंगे? दैट इज सिंपली दिस मोलैलिटी कंसंट्रेशन टर्म. चलिए उसके बाद ध्यान से देखिएगा बेटा,
जो हमारी मोलैलिटी का फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिला, दैट्स इक्वल टू वेटिंग ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना बेटा, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। इसको इक्वेशन में हमने डिवाइड करा था विद द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू बेटा आपका 1000। ये आपका बेटा मोलैलिटी का फाइनल एक्सप्रेशन था। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, मोलैलिटी जो है ना बेटा, इट्स द बेटर कंसंट्रेशन टर्म, क्योंकि मोलैलिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को कंपेयर करते हैं विद द मास ऑफ द सॉल्वेंट। हमें पता है बेटा, टेंपरेचर चेंज करने से मास पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने टेंपरेचर चेंज किया, अगर मैंने रिएक्शन की कंडीशंस में थर्मोडायनेमिक पैरामीटर दैट इज टेंपरेचर इसको चेंज किया, लेट्स अज्यूम मैंने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, सॉल्वेंट के मास पे कोई फर्क नहीं आएगा। एज सच आपका मोलैलिटी भी अनचेंज्ड रहेगा। कैन आई से लाइक दिस बेटा, जो आपका मोलैलिटी है इट इज टेंपरेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इट इज टेंपरेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, राइट। उसके बाद अगर मैं इसी मोलैलिटी की यूनिट्स की बात करता हूं, ध्यान से देखना बेटा, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजीज, ठीक है ना बेटा। ऊपर आपका मोल्स आएगा और नीचे बेटा पर केजी, दैट्स द यूनिट ऑफ मोलैलिटी, मोल पर केजी। हो गया बेटा यहां तक बेटा। उसके बाद कभी कभी न्यूमेरिकल में ऐसा दिया गया होगा, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स बेटा इसी कॉन्सेप्ट से आते हैं। सपोज बेटा आपको न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन का, ध्यान से देखना बेटा, सॉल्यूशन का दिया गया होगा वॉल्यूम। याद रखना बेटा, आई एम ट्राइंग टू बी वेरी सिंपल विद ऑल ऑफ यू। अगर न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन का बेटा वॉल्यूम दिया गया होगा, उसी न्यूमेरिकल में इस सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दी गई होगी। आप क्या करोगे? आर यू गेटिंग मी? आप क्या करोगे? आप इस वॉल्यूम को बेटा कन्वर्ट करोगे मास में। और कैसे कन्वर्ट करोगे? मास ऑफ द सॉल्यूशन, याद रखना बेटा, और वो निकल के आएगा ना, वॉल्यूम इस सॉल्यूशन का कितना है, इसको मल्टीपल करिएगा डेंसिटी से। ये वाला जो टर्म है ये हमें देगा मास ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन मोलैलिटी में आपको चाहिए ना मास ऑफ द सॉल्वेंट, वो आप कैसे निकालोगे? आप इस मास ऑफ सॉल्यूशन में से सब्ट्रैक्ट करोगे मास ऑफ सोल्यूट। इसमें से मास ऑफ सोल्यूट आप सब्ट्रैक्ट करिएगा, आपको मिलेगा बेटा मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट जो आपको चाहिए था। ठीक है बेटा, ये एनालॉजी, ये कॉन्सेप्ट भी आप न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट मोलैलिटी, द बेटर एंड द मोस्ट कॉन्वेनिएंट कंसंट्रेशन टर्म टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद ध्यान से देखिएगा बेटा, आई विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज नॉर्मैलिटी। अब मोलैलिटी मैंने कराया, उसके बाद नॉर्मैलिटी को खत्म करने के बाद हम डायरेक्टली बेटा इस पर न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब समझिए बेटा व्हाट इज नॉर्मैलिटी। मैं आपको बताता चलूं, जो ये नॉर्मैलिटी है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म। नॉर्मैलिटी, this concentration term is denoted by capital N। ठीक है बेटा, it is denoted by capital M। फिर से बेटा मैं एक डायग्राम बनाता हूं, मेरे साथ आप कॉपी करिएगा। अगेन मैं ज्यूम करूंगा मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास बेटा दो कंपोनेंट्स होंगे। पहला कंपोनेंट मान के चलिए A है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा। दूसरा कंपोनेंट बेटा स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, हमारा सोल्यूट कहलाएगा। चलिए देखिएगा बेटा, देन कैन आई राइट W ऑफ A बी द मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, उसके बाद व्हाट विल बी W ऑफ B? ध्यान से देखना बेटा, इट इज द मास ऑफ द सोल्यूट और दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट। उसके बाद आपका M ऑफ A है ना बेटा, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट।
MOB हो आएगा ना फिर से मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। अगेन बेटा NFA बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, देन आपका NRB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब यहां पर बेटा मैं और एक इंपॉर्टेंट टर्म ऐड करूंगा, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स, GEQ। लेट GEQ बी द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। सारी टर्म्स मैंने आपके सामने लिखी है। मैंने मास को रिप्रेजेंट किया विद W ऑफ A, W ऑफ B। मैंने मोलर मास को रिप्रेजेंट किया विद M ऑफ A, M ऑफ B। मैंने नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट किया विद N ऑफ A, N ऑफ B। और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म बेटा याद रखना, मैंने ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट किया विद GEQ। अगेन बेटा मैं अज्यूम करता हूं इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर्स में, लेट इट बी V ऑफ L। Every parameter is written on your board. Copy them immediately. I hope I am audible and clear to everyone. चलिए उसके बाद what is now normality? अब मुझे normality को डिफाइन करना है। ध्यान से देखना बेटा, normality को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। मैं यहां मोल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बेटा यहां मास की बात नहीं कर रहा हूं। I am talking about number of gram equivalents of solute present per liter of solution। आपके सॉल्यूशन के 1 लीटर में इसी सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट होंगे, वो कहलाता है इस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी। कैन आई राइट दिस नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। मैंने GEQ से डिनोट किया। आर यू गेटिंग मी? उसके बाद I'm comparing these number of gram equivalents of solute with the volume of solution. Let that be V of L. अब अगर मैंने ऐसा करा, सर हमें प्रॉब्लम हो गई, सर ये ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, क्या मैं इस वॉल्यूम को, अगर मैंने इसी वॉल्यूम को ml में लिखा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने ml में लिया, then I have to multiple this equation by 1000। क्लियर? यहां तक हमारा हो गया। उसके बाद आप कहोगे सर ये ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर है, ये ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। आई होप यहां तक आप कॉपी कर लो जल्दी, मेक इट फास्ट। नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, देन मैंने वॉल्यूम को ml में लिया, आई मल्टीप्लाइड इट विद 1000। क्लियर? उसके बाद ध्यान से देखिएगा बेटा, चलिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। मेरा नॉर्मेलिटी किसके बराबर आया, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, इनटू बेटा आपका 1000। अब याद रखिएगा बेटा, सोल्यूट के किसी भी सबस्टेंस के ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं, इट्स इक्वल टू, जरा पहले समझना बेटा, जब मैंने मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाया, मैंने आपको बताया किसी भी सबस्टेंस के नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, उस सबस्टेंस का वेटिंग ग्राम्स कितना दिया है, डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर मास। लेकिन अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स आर इक्वल टू वेटिंग ग्राम्स, उस सबस्टेंस का कितना मास ग्राम्स में दिया है, इसको बेटा हम डिवाइड करेंगे विद द मोलिकुलर मास या मोलर मास ऑफ दैट सबस्टेंस। ठीक है बेटा? चलिए कैन आई राइट बेटा ग्राम इक्विवेलेंट्स, और यहां पर आपके क्वेश्चन में, आपके एक्सप्रेशन में ग्राम इक्विवेलेंट्स है ना सोल्यूट के, वो किसके बराबर आएंगे, सोल्यूट का वेटिंग ग्राम्स मैंने W ऑफ B से डिनोट करा, इसी सोल्यूट का मोलर मास मैंने M ऑफ B से डिनोट किया। सो ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू, यहां मोलर मास की जगह बेटा आप लिखिएगा बेटा, यहां मोलर मास की जगह आप लिखिएगा बेटा इक्विवेलेंट मास। ठीक है बेटा? राइट डाउन इक्विवेलेंट मास। अगर मैंने यहां नंबर ऑफ मोल्स लिखा होता, देन वेटिंग ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, लेकिन चिनाची यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट्स है, दैट्स इक्वल टू वेटिंग ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट को सपोज बेटा मैं डिनोट करता हूं बेटा E ऑफ B से। ठीक है बेटा? लेट इक्विवेलेंट वेट बी E ऑफ B। इक्विवेलेंट वेट आपका बेटा E ऑफ B आएगा।
ठीक है बेटा, जरा इस एक्सप्रेशन में यूज करो। देन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह आप लिख सकते हो ना WB by EB, वेटिंग ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है बेटा, उसके बाद आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में दिया है, V ऑफ ml, और आपके फॉर्मूला में 1000 आ रहा है, लिखिएगा उस 1000 को। चले उसके बाद ये आपके ग्राम इक्विवेलेंट्स है। ठीक है बेटा, वेटिंग ग्राम्स डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इस इक्विवेलेंट वेट को यहां पर बेटा EF से लिखिएगा बेटा, आपकी मर्जी है कैसे लिख सकते हो, इट्स EF। अब चलिए देखिएगा, अब आपका क्वेश्चन होगा सर हमें इक्विवेलेंट वेट पता चला, हमें ग्राम इक्विवेलेंट्स पता चले, ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर है, वेटिंग ग्राम्स डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। सर हमें वेटिंग ग्राम्स सपोज दिया गया होगा, अब ये इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर है, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से देखिएगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट किसी भी सबस्टेंस का, वो सबस्टेंस एसिड हो सकता है, वो सबस्टेंस बेस हो सकती है, साल्ट हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, उसका इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है, दैट्स इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। उस सबस्टेंस का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसको डिवाइड करिएगा विद द n फैक्टर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ये इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है। सो कैन आई राइट बेटा, EW इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सबस्टेंस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं सोल्यूट की बात करूंगा देन आई विल बी राइटिंग m ऑफ B, और इसी n फैक्टर को मैं n ऑफ F से डिनोट करता हूं। चलिए बेटा, इसी एक्सप्रेशन को यहां पे लिखते हैं। नाउ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेटिंग ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, वो आपका W ऑफ B है, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, और ये आपका है ना बेटा E ऑफ B। जरा बता E ऑफ B या E ऑफ W किसके बराबर है, इट्स इक्वल टू आपका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, दैट्स n ऑफ F। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूला का V ऑफ ml है, इसको मल्टीपल करिएगा बेटा विद 1000, तो फाइनली बेटा जो आपका ग्रैंड एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, और बता बेटा ये n फैक्टर ऊपर जाएगा ना, दैट इज n फैक्टर इनटू मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, एज सिंपल एज इट कैन बी लाइक दिस। इस एक्सप्रेशन को बेटा दिमाग के डिब्बे में रखिएगा, आगे जाके न्यूमेरिकल्स में हम बेटा यूज करेंगे दिस एक्सप्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ नॉर्मेलिटी। आई एम गिविंग यू कपल ऑफ सेकेंड्स, करिएगा बेटा उसको कॉपी जल्दी। आपका इक्विवेलेंट वेट वेटिंग ग्राम्स डिवाइड, आपका ग्राम इक्विवेलेंट्स वेटिंग ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, आपका जो इक्विवेलेंट वेट है दैट्स इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और यही सारी क्वांटिटीज का वैल्यू मैंने नॉर्मेलिटी के एक्सप्रेशन में ड्रॉप किया, एंड आई गॉट द फाइनल एक्सप्रेशन, चलिए अब देखिएगा बेटा, तो जो मेरा नॉर्मेलिटी है फाइनली बेटा, मेरा नॉर्मेलिटी किसके बराबर निकला, और ये निकला ना बेटा n फैक्टर उस सोल्यूट का कितना होगा, इंटू ध्यान से देखना बेटा, मास ऑफ द सोल्यूट कितना है, आर यू गेटिंग मी, इंटू बेटा आपका 1000 होल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ द सोल्यूट m ऑफ V इंटू बेटा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml। ये आपका एक्सप्रेशन नॉर्मेलिटी का था, ग्रैंड एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मेलिटी। क्लियर? अब चलिए देखिएगा बेटा, ये n फैक्टर जनरली बेटा जब भी मैं क्लास में ये नॉर्मेलिटी पढ़ाता हूं, आई एम यूजिंग द टर्म नॉर्मेलिटी लैडर। ध्यान से देखना बेटा, नॉर्मेलिटी लैडर। अब ध्यान से देखना बेटा, वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आपको सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी निकालना है, ध्यान से देखना बेटा, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए, ध्यान से देखना बेटा, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए
number of gram equivalents of solute, means you must know the number of gram equivalents. अब देखो बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट्स आप कैसे निकालोगे? जब आपको पता होगा उस सोल्यूट का इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर है. तो कैन यू राइट बेटा इक्विवेलेंट वेट EFW. इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर. अगर बेटा आपको उस सोल्यूट का एन फैक्टर पता है, समझना बात, अगर आपको सोल्यूट का एन फैक्टर पता है, आप निकाल सकते हो ना सोल्यूट का इक्विवेलेंट वेट. अगर आपको सोल्यूट का इक्विवेलेंट वेट पता है, आप निकाल सकते हो ना सोल्यूट के बेटा ग्राम इक्विवेलेंट्स. अगर आपको बेटा सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स पता है, आप निकाल सकते हो ना बेटा नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. वेरी वेरी सिंपल. ये जैसे सीढ़ी बन रही है. इफ यू आर नोइंग एन फैक्टर, you will know equivalent weight. When you know the equivalent weight, you will know the number of gram equivalents. Once you have an idea about number of gram equivalents, you can easily calculate the normality of solution. तो कहने का मतलब क्या है बेटा? ध्यान से देखना बेटा. Normality n factor into W of B divided by molar mass m of B into V of ml into बेटा आपका 1000. इस एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे. ठीक है, यहां पर दो चीजें मैंने बताई. ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर है? वेट इन ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय उसी सोल्यूट का इक्विवेलेंट वेट EFW. ठीक है, और ये इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर है? इट्स इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर. जरा देखिएगा बेटा, अगर आपको ये एन फैक्टर पता है, आप निकाल सकते हो ना बेटा इक्विवेलेंट वेट. अगर आपको बेटा इक्विवेलेंट वेट पता है, आप निकाल सकते हो ना बेटा ये ग्राम इक्विवेलेंट्स. वंस यू नो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, आप निकाल सकते हो नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. एम आई क्लियर टू एवरीवन? चलिए करिएगा बेटा इसको कॉपी. उसके बाद अब ध्यान से देखना बेटा, नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या आएगा? और नॉर्मेलिटी है ना बेटा आपका ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. तो इसका यूनिट क्या बनेगा? ध्यान से देखना बेटा, इसका यूनिट क्या बनेगा? ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट के नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम. कैन आई राइट बेटा ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर? ये बनेगा बेटा सिंपली इक्विवेलेंट्स पर लीटर या ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर. दिस विल बी द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी. अगेन बेटा आप देख रहे हो बेटा, नॉर्मेलिटी में हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं. टेंपरेचर चेंज करने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज होगा. अगर बेटा सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज होगा, अगर ये फैक्टर चेंज होगा, नॉर्मेलिटी भी चेंज होगा. दैट्स वाई वी से दैट जो आपका नॉर्मेलिटी है, इट इज टेंपरेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म. टेंपरेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म. क्लियर? उसके बाद देन आफ्टर बेटा, अब ये चीज हमने सीखनी है बेटा इस एन फैक्टर को. इसको आगे जाके डिटेल में समझते हैं. तो सबसे पहले बेटा हम इस नॉर्मेलिटी का जो हमें एक्सप्रेशन मिला, दैट एक्सप्रेशन किसके बराबर निकला बेटा? दैट्स इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मास ऑफ द सोल्यूट इनटू 1000 होल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन mls. ये हमारा बेटा एक्सप्रेशन निकला. इसमें ये एन नॉर्मेलिटी है, ये आपका एन फैक्टर है, ये आपका मास ऑफ सोल्यूट है, ये आपका मोलर मास सोल्यूट का है, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में है. अब देखिएगा बेटा, इसी नॉर्मेलिटी का और एक एक्सप्रेशन, दिस नॉर्मेलिटी का और एक एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन वो आप लिखोगे बेटा. दैट्स इक्वल टू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन या मास बाय मास परसेंट ऑफ सोल्यूट. अगर आपको दिया गया है इनटू बेटा डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, अगर आपको पता होगा, इनटू आप 10 से मल्टीप्लाई करिएगा, होल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट. दिस इज वन मोर फॉर्मूला जिससे आप निकाल सकते हो बेटा नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन.
अगर आपको बेटा सोल्यूट का मास बाय मास परसेंट पता होगा, अगर आपको डेंसिटी का वैल्यू पता होगा, अगर आपको सोल्यूट का इक्विवेलेंट वेट पता है, आप निकाल सकते हो नॉर्मेलिटी। अब देखिएगा बेटा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, इस इक्विवेलेंट वेट की जगह मैं लिख सकता हूं ना मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो यह एक्सप्रेशन ऐसा भी बन सकता है m by m% इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय बेटा, इस इक्विवेलेंट वेट की जगह लिख सकता हूं ना बेटा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। लेकिन जो एन फैक्टर डिवाइड में आएगा बेटा वो ऊपर चला जाएगा ना, तो वो मैं लिख सकता हूं फाइनली बेटा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास बाय मास परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 होल डिवाइड बाय बेटा एम ऑफ बी, और ये एन फैक्टर बेटा पहले ही मैं मल्टीपल करूंगा। ये आप लिख सकते हो, ये आपका ये एक्सप्रेशन। पेन डाउन दिस एक्सप्रेशन एज वेल, पेन डाउन दिस एक्सप्रेशन एज वेल। उसके बाद वन मोर कॉन्सेप्ट आप लिखिएगा बेटा, नॉर्मेलिटी एक्सप्रेशन is n1v1 is equal to n2v2 is constant। ठीक है बेटा, n1v1 is equal to n2v2 is equal to constant। चलिए देखिएगा बेटा, अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ध्यान से देखना बेटा, अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी मैं ज्यूम करूंगा n1, इसका वॉल्यूम बेटा v1। आर यू गेटिंग मी? मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसका नॉर्मेलिटी n1 और जिसका वॉल्यूम v1। अब मैंने इसी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कराया। डाइल्यूशन पता है ना बेटा आपको, मैंने डेलिबरेटली इसमें वाटर ऐड किया। जब भी हम बेटा डाइल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट विल डिक्रीज, नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल डिक्रीज एज वेल। तो ध्यान से देखना बेटा, इस सॉल्यूशन का जो नॉर्मेलिटी होगा दैट विल बी n2, इसका वैल्यू कम होगा। लेकिन मैंने डाइल्यूशन किया, मैंने वाटर ऐड किया, हो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा ना 2v2। देन याद रखना एक कॉन्सेप्ट, जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स इस सॉल्यूट में होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स इस सॉल्यूट में, इस वाले सॉल्यूशन में भी होंगे। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 1 will be equal to number of gram equivalents in solution 2। So can I write बेटा gram equivalents जो बेटा solution फर्स्ट में होंगे that will be exactly equal to gram equivalents of that solute present in solution second। अब देखिएगा बेटा, सर इस ग्राम इक्विवेलेंट्स को कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ग्राम इक्विवेलेंट्स को कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट्स को कैसे निकालेंगे। आपका जो नॉर्मेलिटी है दैट्स इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स। ठीक है बेटा, देन दिस ग्राम इक्विवेलेंट्स या सिंपली आपके इक्विवेलेंट्स वो बराबर आएगा ना नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बट इन लीटर्स। ठीक है बेटा, राइट लाइक दिस। सो कैन आई से लाइक दिस बेटा, व्हेन आई एम मल्टीप्लाइंग नॉर्मेलिटी विद वॉल्यूम, अगर ये वॉल्यूम लीटर्स में होगा आई विल बी गेटिंग ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब यहां देखिएगा बेटा, यहां कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे n1v1। क्लियर बेटा, यहां कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू n2v2, दैट विल बी इक्वल टू n2v2। और आपके सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स सेम है, बिकॉज मैं सोल्यूट में मैं इस सॉल्यूशन का खाली डाइल्यूशन करा रहा हूं, तो आपका n1v1 किसके बराबर आएगा, इट विल बी इक्वल टू n2v2, इट विल बी इक्वल टू n2v2। अब देखिएगा बेटा, इन चार क्वांटिटीज में अगर आपको तीन क्वांटिटीज का वैल्यू पता है, आप निकाल सकते हो एनी वन ऑफ द पैरामीटर। ठीक है बेटा, उसके बाद यहां पर बेटा गौर करिएगा, अगर आपको बेटा मिली इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, ये तो होगी बेटा इक्विवेलेंट्स, अगर आपको मिली इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, मिली इक्विवेलेंट्स मींस आप बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में ला रहे हो, आप इक्विवेलेंट्स को, आप सोल्यूट के इक्विवेलेंट्स को मिली इक्विवेलेंट्स में ला रहे हो, देन यू हैव टू मल्टीपल
द इक्वेशन नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स बाय 1000। ठीक है बेटा, इसको 1000 से मल्टीपल करिएगा। तो अगर आपको निकालने होंगे मिली इक्विवेलेंट्स दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इनटू बेटा आप करोगे 1000 से। तो ये एक्सप्रेशन मुझे देगा मिली इक्विवेलेंट्स। ठीक है बेटा, या याद रखिएगा बेटा मिली इक्विवेलेंट्स का और एक एक्सप्रेशन दैट विल बी इक्वल टू, अगर आपको डायरेक्टली मिली इक्विवेलेंट्स निकालने हैं कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी कितना है, इसको मल्टीपल करिएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा, अगर आपको मिली इक्विवेलेंट्स निकालने हैं वो बराबर होगा उस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी कितना है, वो बराबर होगा उस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी कितना है इनटू बेटा उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में कितना है, दैट इज नॉर्मेलिटी इनटू वी ऑफ ml। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद मेरे पास ये दो सॉल्यूशंस थे, डाइल्यूशन करने के बाद इनके ग्राम इक्विवेलेंट्स सेम होंगे या इनके मिली इक्विवेलेंट्स भी सेम होंगे, दोनों को मैंने इक्वेट किया, मुझे निकला बेटा नॉर्मेलिटी एक्सप्रेशन। आई एम क्लियर टू एवरीवन। चलिए उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट, आप इसको कॉपी कर सकते हो बेटा, आई एम गिविंग यू सम टाइम टू राइट इट डाउन। चलिए उसके बाद ध्यान से देखिएगा बेटा, अब अगर और एक क्वेश्चन ऐसा होगा, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग कैसे निकालेंगे, या मिक्सचर का नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे। इसमें केस नंबर फर्स्ट हम लिखेंगे, केस फर्स्ट, ध्यान से देखना बेटा, केस फर्स्ट। अगर सेम नेचर के सॉल्यूशंस होंगे, सेम नेचर से मतलब क्या है बेटा, अगर दोनों के दोनों सॉल्यूशंस या एसिडिक होंगे या दोनों के दोनों सॉल्यूशंस बेटा आपके बेसिक होंगे, तो इस केस में जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा, मान के चलिएगा बेटा मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा, और मेरे पास मान के चलिएगा बेटा ये और एक सॉल्यूशन है, मैंने ये मान के चलिए ये भी एसिडिक सॉल्यूशन है, ये भी एसिडिक सॉल्यूशन है, मैंने इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मुझे मिलेगा उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी किसके बराबर होगा। चलिए देखिएगा बेटा, ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन है, चलिए ये सॉल्यूशन बेटा मेरा एसिडिक है, ये भी सॉल्यूशन मेरा एसिडिक है, आर यू गेटिंग मी। इस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी N1 वॉल्यूम V1, इस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी N2, इसका वॉल्यूम बेटा V2। जब मैं दोनों को बेटा मिक्स कर रहा हूं और मुझे मिलेगा ना एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन, और मुझे मिलेगा ना बेटा ये एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन, जिस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी हम अज्यूम करेंगे N ऑफ R होगा, और जिसका टोटल वॉल्यूम लेट इट बी V ऑफ R होगा। अब देखिएगा बेटा कॉन्सेप्ट फिर से सेम रहेगा, क्या इस सॉल्यूशन में सोल्यूट के इक्विवेलेंट्स चेंज होंगे, हां सर चेंज होंगे, मगर किसके बराबर होंगे, वो बराबर होंगे ना जितने इक्विवेलेंट्स इस सॉल्यूशन में होंगे प्लस जितने इक्विवेलेंट्स इस सॉल्यूशन में होंगे। इस सॉल्यूशन में कितने इक्विवेलेंट्स है, दैट इज N1 इंटू V1। इस सॉल्यूशन में बेटा कितने इक्विवेलेंट्स है, N2 इंटू V2, और इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में कितने इक्विवेलेंट्स होंगे, दैट विल बी NRVR। फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टेंसी या कांस्टेंट value of number of equivalents can I simply write like this, NRVR will be equal to N1V1 प्लस आपका प्लस याद रखना, प्लस साइन में कब यूज करूंगा, जब दोनों सॉल्यूशन का नेचर सेम होगा, N1 प्लस N2, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय बेटा, चलो ये तो एक्सप्रेशन हमारा आएगा। अब ये रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी NR दैट विल बी इक्वल टू N1V1 प्लस बेटा आपका N2V2 होल डिवाइड बाय, तब उन्हें बेटा व्हाट विल बी VR है ना टोटल वॉल्यूम, वो VR किसके बराबर होगा, दैट विल अगेन बी इक्वल टू V1 प्लस V2। ये आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा। अब एक जनरल केस याद रखिएगा, पहले आप समझिए बाद में इसको कॉपी करते हैं। अब अगर मेरे पास एक से ज्यादा सॉल्यूशंस है या दो से ज्यादा सॉल्यूशंस है, 3, 4, 5, 6 सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट सबका नेचर सेम है,
देन रिजल्टेंट सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी किसके बराबर आएगा? कैन आई राइट n1v1 प्लस बेटा आपका n2v2 प्लस बेटा आपका n3v3 प्लस बेटा आपका कहां तक बेटा nn इतने सॉल्यूशंस मेरे पास है। इसको मैं डिवाइड करूंगा बेटा विद v1 प्लस v2 प्लस बेटा आपका v3 अप टू v ऑफ n तक। ठीक है बेटा, ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। या शॉर्ट में इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स आई कैन राइट लाइक दिस, n ऑफ r इज इक्वल टू सिंपली बेटा समेशन, और मैं समेशन कर रहा हूं, जरा बता किसका समेशन कर रहा हूं, और जरा बता किसका समेशन कर रहा हूं। दैट विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी, दैट्स इक्वल टू समेशन ऑफ नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम, इसका प्रोडक्ट, और इसी का तो समेशन मैं कर रहा हूं फ्रॉम कहां से बेटा 1 से लेके लेट्स अज्यूम n तक। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वॉल्यूम्स दैट इज v1, सिंपली वॉल्यूम्स का समेशन फ्रॉम 1 से लेके n तक। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा नॉर्मेलिटी का। बट ये एक्सप्रेशन आप कब यूज करोगे? जब सारे सॉल्यूशंस का नेचर सेम होगा, सारे के सारे एसिडिक होंगे या सारे के सारे बेटा बेसिक होंगे। ठीक है बेटा, दिस वाज अबाउट नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग, केस नंबर फर्स्ट, व्हेन बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस दे आर एसिडिक या बोथ ऑफ देम आर बेसिक इन नेचर। ठीक है बेटा, उसके बाद मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट यहां बताता चलो। अब यहां देखिएगा बेटा, अभी हमने बेटा इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका सीखा। मैंने अभी बताया बेटा, जो आपके ग्राम इक्विवेलेंट्स है वो किसके बराबर होता है? नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है बेटा, ये एक्सप्रेशन आप ध्यान से लिखिएगा बेटा। इस ग्राम इक्विवेलेंट्स को निकालने का और एक बेहतरीन तरीका क्या है? कभी आपको सोल्यूट का वॉल्यूम नहीं पता होगा, डायरेक्ट सोल्यूट का मास दिया गया होगा, उस केस में आप कैसे निकाल सकते हो सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स? पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, अभी आपने देखा बेटा, तब पूछिए बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू वेटिंग ग्राम्स ऑफ सोल्यूट दैट इज W ऑफ B, डिवाइड हमने किया ना बेटा इक्विवेलेंट वेट से। ध्यान से समझना, ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट के बराबर होता है उस सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है, उस सोल्यूट के का कितना मास प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट। अब चलिए देखिएगा बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू, जरा बेटा मुझे बता ये इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर है? अभी मैंने बताया मॉलिक्यूलर वेट m ऑफ B डिवाइड बाय n फैक्टर। ठीक है बेटा, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं WB डिवाइडेड बाय MB, ये n फैक्टर ऊपर जाएगा, दैट्स इट n फैक्टर। ठीक है बेटा, अब यहां देखिएगा बेटा, ये वाला टर्म किसके बराबर है? वेटिंग ग्राम्स ऑफ द सबस्टेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सबस्टेंस। और क्या ये नंबर ऑफ मोल्स के बराबर नहीं है? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ही बराबर होता है ना वेटिंग ग्राम्स ऑफ द सबस्टेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो इस टर्म की जगह बेटा कैन आई राइट नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n ऑफ B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू उसी सोल्यूट का n फैक्टर। ये बनेगा बेटा ग्राम इक्विवेलेंट्स का और एक एक्सप्रेशन। अगर आपको इक्विवेलेंट्स निकालनी होगी, अगर आपको बेटा उस सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पता है, अगर आपको बेटा उस सोल्यूट का n फैक्टर पता है, तो आप इजीली निकाल सकते हो व्हाट यू कैन इजीली कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दैट सबस्टेंस। अब अगर मिली इक्विवेलेंट्स निकालने होंगे, ध्यान से देखना बेटा, मिली इक्विवेलेंट्स, और मिली इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा ना बेटा, इक्विवेलेंट्स कितने हैं? दैट्स इक्वल टू NB इंटू NF, मतलब n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। उस सोल्यूट का n फैक्टर कितना है? उस सोल्यूट के बेटा कितने मोल्स प्रेजेंट है n ऑफ B इंटू बेटा मैं करूंगा 1000 से। तो ऐसे मुझे मिलेंगे बेटा नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। अगर बेटा क्वेश्चन में सोल्यूट का सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया गया होगा, यू कैन कैलकुलेट बाय दिस वे एज वेल। चलिए करिएगा बेटा इसको कॉपी। अब सबसे बड़ी दुविधा जो हमारे पास आ रही है दैट इज दिस n फैक्टर। चलिए देखिएगा बेटा,
अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर इस नॉर्मेलिटी में हमारा ये एन फैक्टर हमें बहुत तंग कर रहा है, ये एन फैक्टर क्या होता है? दिस एन फैक्टर, व्हाट इज दिस एन फैक्टर ऑल अबाउट? चलिए अब देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम इसी एन फैक्टर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, एन फैक्टर हम निकालते हैं ना सोल्यूट का, वो सोल्यूट, चलिए देखिएगा पहले, लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग। ये एन फैक्टर हम सोल्यूट का निकालते हैं। अब वही सोल्यूट कभी एसिड हो सकता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, जैसे बेटा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो सकता है, या कभी ये साल्ट हो सकता है, ठीक है बेटा। तो यही एन फैक्टर हम सोल्यूट का निकालते हैं। वो सोल्यूट बेटा कभी आपका एसिड हो सकता है, यही सोल्यूट बेटा कभी आपका बेस हो सकती है सोल्यूट, या कभी बेटा इट कैन बी अ साल्ट, ठीक है बेटा, इट कैन बी अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो सकता है बेटा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और कुछ केसेस में बेटा यही आपका हो सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा बेटा हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ एसिड, हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ बेस, हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ साल्ट, हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप यहां तक बेटा everyone was okay with this class. If anyone has any question or any query, let me check कि कहीं पे किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट तो नहीं है। I'm waiting for your give me 1 second, give me 1 second. चलिए बेटा, मैंने आपके लिए चैट का ऑप्शन खोल के रखा है। यू कैन आस्क क्वेश्चंस, यू कैन आस्क क्वेश्चन। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन जहां तक अभी हमने पढ़ा, कोई भी क्वेश्चन यू कैन आस्क, यू कैन आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चन। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। कहीं पे भी बेटा किसी को भी कोई इश्यू होगा, हियर शी कैन आस्क। I hope everyone is doing good, fantastic. I'm expecting some questions from you. I'm expecting some questions from you. I'm expecting some questions from you. Dar Inayat, Assalamu alaikum, Salam Inayat. I hope that आप खैर आफियत से हो। Anyone more? Dar Inayat. सर व्हाट इज द एन फैक्टर फॉर आयंस? देखिएगा बेटा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एन फैक्टर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक आयन का एन फैक्टर बराबर होता है टोटल चार्ज ऑन दैट आयन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द एन फैक्टर ऑफ एसिड, बेस, साल्ट, आयन, जो भी बेटा आपके क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह बी क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू इंशा। आई होप दैट यू गॉट the concept. Sir, your time is over, sir. Wait.